दोस्तों, हमारा दिमाग भगवान का एक ऐसा क्रिएशन है कि उस पे आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ऑथर जॉन मेडिना हमें ब्रेन रूल्स इस किताब में ब्रेन के बारे में 12 रूल्स बताते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जॉन मेडिना एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यानी उनका काम ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे से छोटे सेल्स का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्टडी करना है। उन्होंने 2 ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शुरू की है। वो एक फैकल्टी भी है जो बायो इंजीनियरिंग की फील्ड में अपने एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है और कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इसमें उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी है। ब्रेन रूल्स ये किताब लिखना उनकी एक क्यूरियोसिटी का ही पार्ट है। उन्होंने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी बाकी बहुत सारी बुक लिखी हुई है। ब्रेन रूल्स इस बुक से हमें पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। उन्होंने इन रूल्स के पीछे जो रिसर्च हुआ है वो हमें बताने की कोशिश इस किताब के थ्रू की है। आगे जाके ऑथर जॉन मेडिना हमें इन रूल्स को बच्चों के स्कूल लाइफ और अडल्ट्स के प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करने के बारे में सजेशंस देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस किताब का कोई भी कोर कंसेप्ट छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। व्हाई ब्रेन इज सो अमेजिंग। दोस्तों, हमारी सोचने की क्वालिटी हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। इसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में इवोल्यूशन बोल सकते हैं। आज जो भी इंसानी ब्रेन है, इसे इवॉल्व होने में हजारों साल लगे हैं। एक टाइम ऐसा था कि धरती पर डायनासोर जैसे बड़े और महाकाय जीव हुआ करते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना सिर्फ 2 टाइप के प्राणियों को पॉसिबल था। एक वो जो सबसे स्ट्रांग है और दूसरा जो सबसे स्मार्ट है। इंसान का डेवलपमेंट इसी बैकग्राउंड से ऊपर उठा। इंसानी दिमाग में एक एक करके वो सभी चीजें डेवलप हुई जो एक स्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए। बाकी प्राणी इसमें पीछे रह गए। हम आज इस जगह पे बैठे हैं क्योंकि हमारे पास हमारी एक अनोखी शक्ति है, वो है इमेजिनेशन की शक्ति। धीरे धीरे इंसान ने मीनिंगफुल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डेवलप किए। आगे जाके वो कई सारे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो गए। ये करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इंसान ने डेवलप की। वी एडेप्टेड टू वेरिएशन इटसेल्फ। जो भी एवोल्यूशन की सीढ़ी पे नहीं चला वो आगे जाके नष्ट हो गया। इंसान की भी बहुत सारी पीढ़ियां इस प्रोसेस में काम आई। डे बाय डे वी बिकम स्मार्टर। इसी की बदौलत आज का ये एडवांस ब्रेन इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन ब्रेन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ब्रेन स्टेम हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, हार्ट रेट, नींद, चलना, इन जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करने का काम हिप्पोकैम्पस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, वो करता है। थैलेमस ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि सबसे एक्टिव रहता है। सभी प्रकार के सेंसेस को कंट्रोल थैलेमस के पास से ही होता है। जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है हमारे सर का साइज भी बढ़ते रहता है। ह्यूमन ब्रेन का इवोल्यूशन 9 महीने उसकी माँ के पेट में और उसके बाद 6 साल तक बाहर की दुनिया में होता ही रहता है। ये वो बचपन का टाइम है जिसमें ब्रेन कंप्लीट डेवलप होता है। धीरे धीरे करके बच्चा बाहरी दुनिया सीख जाता है। वो ब्रेन सोशल लाइफ के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में, चॉइसेस के बारे में सीखता है। ये ब्रेन की एबिलिटी ही है जो हमें दूसरों से पर्सपेक्टिव से भी सोचने का मौका देती है और ये सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। इंसान की इसी ग्रोथ हैबिट ने उसे आज दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर बनाया है। ब्रेन रूल नंबर 2, हाउ एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। दोस्तों, आप तो ब्रेन की पावर से अवेयर तो जरूर होंगे। क्या ब्रेन पावर और एक्सरसाइज का कुछ रिलेशन है? क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का ब्रेन और नहीं करने वालों का ब्रेन सेम टाइप से काम करता है? ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान इंसान को खाने की खोज में बहुत दूर तक चलना पड़ता था और ये पॉसिबल हो पाया उसके चलने की हैबिट से, उसकी चलने की कैपेसिटी से। दुनिया के बड़े साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्सरसाइज का ब्रेन पावर पे क्या असर पड़ता है। इज देयर एनी फैक्टर दैट प्रेडिक्ट्स हाउ वेल विल यू एज। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि एवरेज लोग 65-70 की उम्र में ही बीमारियों से जूझते हैं। वही एक साइड में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी एज कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल जीते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिंद सोमन, कपिल देव का नाम आपने सुना ही होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव है। कार्डियोवैस्कुलर एक तरीका है जिससे एवरेज इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या हेल्दी इंसान मेंटली भी फिट रहता है? वेयर दे मोर मेंटली अलर्ट। एक रिसर्च में जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनकी आकलन क्षमता एक्सरसाइज ना करने वाले लोगों से ज़्यादा पाई गई। एक्सरसाइज से लॉन्ग टर्म मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं और ये क्यों और कैसे होता है आपको आगे पता चलेगा। दोज हु एक्सरसाइज आर ऑल्सो स्मार्टर।
अब ये सवाल आता है कि एक्सरसाइज से मेंटली एंड फिजिकली वीक इंसान एक फ्रेश और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकता है? क्या एजेड इंसान में भी कुछ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है? क्या उसका ब्रेन भी ग्रोथ एक्सेप्ट करता है? दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन सभी का जवाब हाँ है। कम से कम 4 महीने कार्डियो एक्टिविटीज करने से धीरे धीरे ये पॉसिबल हो जाता है। रीजनिंग परफॉर्मेंस बढ़ने लगता है और जब ये एक्सरसाइज एक्टिविटी बंद होती है फिर धीरे धीरे इंसान अपनी पुरानी जगह पे पहुंच जाता है। और ये साइंस ने प्रूव भी किया है। इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं जो कि यही कंक्लूजन देते हैं कि एक्सरसाइज और ब्रेन पावर में डायरेक्ट रिलेशन है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज मस्ट वी डू एंड हाउ मच? दोस्तों, सिंपल चलने की भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी एडिक्वेट है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार भी हम अगर कार्डियो करते हैं तो वो भी काफ़ी है। और इसमें अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करोगे तो उससे फायदे डबल हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, सबका रिजल्ट अलग अलग रहेगा। लेकिन एग्जॉस्ट होने तक अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या करते रहेंगे तो आपकी आकलन क्षमता पर भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कैन एक्सरसाइज ट्रीट डिमेंशिया और डिप्रेशन? क्या एक्सरसाइज से भूलने की बीमारी जिसे अल्जाइमर कहा जाता है, पागलपन, डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एक्सरसाइज इन बीमारियों को प्रिवेंट तो करता ही है, साथ ही उन्हें कम करने में भी बहुत मदद करता है। दोस्तों, पागलपन जैसे बीमारी का रिस्क 50% तक कम हो जाता है अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी में तो एरोबिक एक्सरसाइज 60% तक कारगर साबित हुआ है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में तो एक्सरसाइज के इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाई देते हैं। ही लॉन्गर द पर्सन एक्सरसाइजेस द ग्रेटर इज द इफेक्ट। आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी एज ए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। डज एक्सरसाइज हेल्प किड्स टू डू बेटर इन स्कूल? फिजिकली फिट बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। एक्सरसाइज से स्कूल में डिप्रेशन लेवल कम रहता है। आजकल के बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, उस पे एक्सरसाइज एक उपाय है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों एक्सरसाइज का डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पावर पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे होता है। एक इंसान 30 दिन तक खाने के सिवाय और 1 वीक तक पानी के सिवाय रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के सिवाय वो खाली 5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकता है। ऑक्सीजन की कमी से परमानेंट डैमेज हो सकता है, जान जा सकती है। एक्सरसाइज से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, लेकिन एक्सरसाइज बॉडी को ऑक्सीजन और खाने का बड़ा एक्सेस ज़रूर देता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बॉडी टिश्यूज को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है और ज़्यादा ब्लड सप्लाई मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन। ब्रेन रीजन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्रेन टिश्यूज डेवलप होते हैं। इट ऑल्सो एनकरेजेस न्यूरोजेनेसिस, द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। एक्सरसाइज के बाकी भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मसल ग्रोथ, बोन हेल्थ, बैलेंस इंप्रूवमेंट, एजिटेशन रेगुलेशन, कैंसर प्रिवेंशन, इम्यून सिस्टम हेल्थ, स्ट्रेस रिडक्शन, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज का रिस्क कम होना एटसेट्रा। दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ज़्यादातर टाइम बैठ के काम करना पड़ता है। अगर हम इसी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करें तो हमारे काम का रिजल्ट या आउटपुट इम्प्रूव होगा। बिजी शेड्यूल में भी सुबह और दोपहर में एक्सरसाइज ब्रेक लेना ज़रूरी है। इससे प्रोडक्टिविटी हाइक होती है। जिसकी रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। स्कूल और वर्क प्लेस में एक्सरसाइज इंक्लूड करना आजकल इम्पोर्टेंट बन गया है। इससे इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होगी। रूल नंबर 3 इज स्लीप। स्लीप वेल, थिंक वेल। दोस्तों, 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे इंसान आइडियली सोता है। चलिए जानते हैं कि नींद में ब्रेन क्या करता है। ब्रेन स्लीपिंग आवर्स में भी काम करते रहता है, वो कभी सोता नहीं है। वो सबसे एक्टिव उसी दौरान रहता है। ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स है जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से किसी एक्सपीरियंस का पैटर्न बनाते हैं। अगर किसी दिन एडिक्वेट स्लीप नहीं मिली तो दूसरे दिन उसका असर हमें हमारी थिंकिंग पे होता है। तो सवाल ये आता है कि आखिर नींद में ब्रेन क्या करता है। ऑथर ने इसी बात को डिटेल में समझाया है। वो बोलते हैं कि स्लीप इज अ बैटल बिटवीन 2 आर्मीज। एक साइड है न्यूरॉन्स, कुछ हार्मोन्स और कुछ केमिकल्स। इस आर्मी को सर्कैडियन सिस्टम या प्रोसेस सी बोला जाता है। तो उसके इक्वली अपोजिट में है दूसरी आर्मी जो कि है ब्रेन सेल्स, हार्मोन्स और भी कुछ केमिकल्स। इस आर्मी को बोलते हैं प्रोसेस एस। अगर प्रोसेस सी आर्मी दूसरी आर्मी पे भारी पड़ जाए तो आप एक्टिव महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा गहरी नींद आपको लगेगी। यानी यहाँ पे सेकेंड आर्मी भारी है पहली वाली पे। ये दोनों आर्मीज सेम स्ट्रेंथ की होती है। जनरली देखा जाए तो एक्टिव टाइम 16 घंटे का रहता है और इनएक्टिव टाइम यानी स्लीपिंग टाइम 8 घंटे का रहता है।
प्रोसेस सी नींद की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी मेंटेन करता है। प्रोसेस एस नींद की टेंडेंसी और टाइमिंग मेंटेन करता है। नींद का पैटर्न आदमी से आदमी वैरी करता है। स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1, इस टाइप के लोग दोपहर तक हाईली एक्टिव रहते हैं। रात में ये जल्दी सोते हैं और सुबह अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं। कैटेगरी 2, इस टाइप के लोग शाम के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और इनका मेन मील इनका डिनर होता है। वो देर रात तक 2-3 बजे तक सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं। कैटेगरी 3, बाकी बचे जो लोग हैं वो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के बीच में आते हैं। दोस्तों, हम अगर इस नींद के पैटर्न को बाईपास करेंगे तो ब्रेन सेल्स बार बार नींद की तरफ दौड़ेंगे। इसी की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स रात के समय ही होते हैं। अगर आप ऐसे टाइम को बॉडी को पूरा रेस्ट देते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। नासा ने एक रिसर्च किया, उसमें ये पाया गया कि 26 मिनट की छोटी सी नींद पायलट्स की अवेयरनेस को 34% तक बढ़ाती है। एक और स्टडी से ये पता चला है कि 45 मिनट की नींद इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी को बूस्ट कर देती है। What happens if we don't get enough sleep? दोस्तों, ये जानने के बाद कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट सवाल आता है कि कितनी नींद हमें लेनी चाहिए। इसका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। स्लीप शेड्यूल सबके लिए डायनामिक है। एज, जेंडर, वर्किंग आवर्स, इन सब का इफेक्ट उस पे पड़ता है। दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि कम सोने से ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। डेली बेसिस पे अगर हम कम सोते हैं तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐड होते रहता है। 1 night's loss of sleep results in about 30% loss in overall cognitive skills with a subsequent drop in performance। कुछ लोगों को 6 घंटे की तो कुछ लोगों को 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। स्लीप लॉस के और भी डिसएडवांटेजेस है, लाइक इंसुलिन ठीक से ना बढ़ना, एनर्जी एक्सट्रैक्शन जो कि खाने से होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना, इससे अटेंशन ब्रेक होता है, मेमोरी मोड पे भी इफेक्ट होता है, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स इफेक्ट होते हैं। इसका एक ही कंक्लूजन है कि नींद का अपने थॉट्स पे बहुत गहरा असर पड़ता है। क्वालिटी स्लीप से लर्निंग एबिलिटी बूस्ट होती है। दोस्तों, हम दिन भर जो भी सीखते हैं या फिर जो भी नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, ब्रेन रात में उसे प्रोसेस करता है, उसे रिकॉल करता है। अगर स्लीप टाइम डिस्टर्ब हो जाए तो ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ब्रेन रात में इन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड नए पैटर्न क्रिएट करता है। इसलिए नींद पैटर्न को अपने स्कूल और वर्क लाइफ में इंक्लूड करना जरूरी है। कंपनीज की प्रोडक्टिविटी और स्कूल में बच्चों का रिजल्ट इन स्लीपिंग आवर से इम्प्रूव होगा। ब्रेन रूल नंबर 4, स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। दोस्तों, जब भी आदमी स्ट्रेस में होता है तब उसके दिमाग की ग्रैस्पिंग पावर कम हो जाती है। लेखक ने यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, उसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या क्या है, स्ट्रेस और लर्निंग में क्या रिलेशन है, ये एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज स्ट्रेस? दोस्तों, कुछ टाइप के स्ट्रेस दिमाग की सीखने की एबिलिटी कम करते हैं, तो कुछ टाइप के स्ट्रेस से लर्निंग बूस्ट भी होती है। ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा आदमी स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है। स्ट्रेस का पता चलता है रिस्पॉन्सेस से। एक होता है मेजरेबल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इस टाइप का स्ट्रेस सामने वाले आदमी को नजर आता है, महसूस होता है। सेकेंड टाइप है अ डिजायर टू अवॉइड सिचुएशन। इस केस में आदमी सिचुएशन को टालने की कोशिश करता है और ऐसा स्ट्रेस आगे वाले लोगों को महसूस नहीं होता। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज लॉस ऑफ कंट्रोल। इसमें आदमी कंट्रोल में नहीं रहता। दोस्तों, हमारा शरीर ऐसे स्ट्रेस के लिए बना है जो कि कुछ सेकंड के लिए रहे, ना कि कुछ दिनों के। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि आप स्ट्रेस में हो? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आपको लगता है कि बहुत सारी एनर्जी आपके बॉडी से पास हो रही है। ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन रिलीज होना ये एक इंडिकेशन है कि बॉडी डिफेंसिव रिएक्शन मोड में है। दूसरा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये ब्रेन का सेकेंड डिफेंसिव रिएक्शन है। अगर ऐसे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस नहीं होते तो शायद हम मर भी सकते हैं। ब्रेन का एक ही गोल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना। दोस्तों, बार बार और लंबे समय के लिए स्ट्रेस में रहने से ये शरीर को हार्मफुल साबित होता है। स्ट्रेस से बॉडी और ब्रेन दोनों पे अच्छा और बुरा दोनों टाइप का इफेक्ट होता है। बहुत लंबे समय तक स्ट्रेसफुल रहने से ब्लड वेसल्स के अंदर स्केर्स होते हैं, जो कि आगे जाके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे भी गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिस दिन हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, खुश रहते हैं, उस दिन इम्यून सिस्टम हेल्दी होती है, और जिस समय स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं उस दिन उसकी हेल्थ डिक्रीज होती है। स्ट्रेस अफेक्ट्स मेमोरी। इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू सीवियर, योर ब्रेन परफॉर्म्स बेटर देन व्हेन इट इज नॉट स्ट्रेस्ड। जिस दिन हम कम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी होती है। स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस को
हमारा ब्रेन बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है। स्ट्रेस पीपल फोकस एंड कंसंट्रेशन ठीक से नहीं कर पाते। One study shows that the adults with high level of stress perform 50% worse than the adults with low level of stress. हम डे टू डे लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तब हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं। दोस्तों, एक बार स्ट्रेस लेवल लिमिट से बाहर गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। डिप्रेशन जैसे फेज में से आदमी को गुजरना पड़ता है। इन सब से एक ही बात साबित होती है कि स्ट्रेस से लोगों के साथ साथ लर्निंग भी हर्ट होती है। दोस्तों, हमारे पास स्ट्रेस का सोल्यूशन भी अवेलेबल है। हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद रहते हैं जो कि डैमेज कंट्रोल में मदद करते हैं, बट इनका भी एक लिमिट होता है। हर एक इंसान का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर स्ट्रेस टॉक्सिक बन जाता है। छोटे बच्चों में भी उनके ब्रेन इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम देखा गया है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट इम्प्रूवमेंट पे होगा। बिजनेस में भी स्ट्रेस के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। स्ट्रेस की वजह से फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगती है। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर माइंडफुलनेस ट्रेनिंग की जाए तो वर्क स्ट्रेस लेवल कम किया जा सकता है। डिप्रेशन के साथ लड़ने के लिए ऐसे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। फैमिली स्ट्रेस का इफेक्ट काम पे होता है और काम का स्ट्रेस फैमिली पे इफेक्ट करता है। बच्चों का फैमिली एनवायरनमेंट बेटर बनाने के लिए पहले पेरेंट्स को ट्रेनिंग या काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। बिजनेसेस को भी एक स्टेबल एम्प्लॉयज़ तैयार करने के लिए स्ट्रेस फ्री लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइज करना स्ट्रेस कम करने का एक अच्छा सोल्यूशन है। ब्रेन रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वियर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, कोई भी ब्रेन एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो किसी ट्विंस के भी हो। सबके ब्रेन की वायरिंग अलग अलग होती है। जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं तब ब्रेन की वायरिंग चेंज होती रहती है। ब्रेन हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जिसकी वजह से रिवायरिंग का प्रोसेस चालू रहता है। दोस्तों, ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी में हम ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे उतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स ब्रेन बनता चला जाएगा। एवरी ब्रेन इज वियर्ड डिफरेंटली। इट रिवील्स रिमार्केबल वेरिएशन इन ग्रोथ पैटर्न्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। स्कूल जाने वाले 2 बच्चों का ब्रेन एक जैसा सीख नहीं पाता है। उनके लिए अलग अलग अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर बैच साइज कम की जाए या टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन किया जाए तो ये पॉसिबल है। बिजनेसेस में भी ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स भी छोटे छोटे ग्रुप में लेनी चाहिए। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी से कैटेगराइज करके वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे उस एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। ब्रेन रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बेटर अटेंशन ऑलवेज इक्वल्स बेटर लर्निंग। अटेंशन से एक्यूरेसी बढ़ती है और लाइफ के सभी एरियाज में क्लैरिटी आती है। इसलिए हमें अटेंशन देना और अटेंशन ग्रैब करना सीखना चाहिए। बट ये कैसे करें? दोस्तों, हम जो भी कहना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है जो कि मेमोरी, इंटरेस्ट और अवेयरनेस से जुड़ा होता है। दोस्तों, आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन्हीं चीज़ों पे अटेंशन देते हैं जो अपने पुराने एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। दूसरा, अटेंशन का रीज़न है कि हमारा इंटरेस्ट। हमें किसी सब्जेक्ट में जिन लोगों में इंटरेस्ट होता है, हमारा ज़्यादा अटेंशन ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ों पे जाता है। हाउ द ब्रेन पेज अटेंशन, अवेयरनेस। दोस्तों, जिन चीज़ों से हम अवेयर होते हैं उनकी तरफ हमारा अटेंशन जल्दी जाता है। इमोशंस गेट अवर अटेंशन। जो भी घटनाएं हम एक्सपीरियंस करते हैं, अगर वो इमोशन से भरी है तो वो बहुत एक्यूरेटली और बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारा अटेंशन जल्दी पकड़ लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन जब भी ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरता है तो ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो कि मेमोरी और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो ये तो क्लियर हो गया कि ब्रेन इमोशन से भरे एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा अटेंशन देता है। अब किसी का अटेंशन पाने के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके सामने वाले को बताएंगे तो उसे याद रखने के चांसेस ज्यादा है। 10 मिनट में आपको उसका अटेंशन ग्रैब करके उससे एंगेज करना है। इसलिए सिंपल मेथड है कि आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन की डिटेल्स में ना जाकर शुरू में की आइडियाज, कंक्लूजन डिस्कस करें। हमारा ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता। अगर कोई मल्टीटास्किंग करता है तो वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है और जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे 20 मिनट लग सकते हैं। इसलिए एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। बिजनेस और स्कूल में इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मिस्टेक्स भी कम होगी। ब्रेन उन बोरिंग चीजों पे अटेंशन नहीं देता जिसमें कोई हुक या इमोशन अटैच नहीं है। ब्रेन रूल नंबर 7 इज मेमोरी, रिपीट टू रिमेम्बर। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन के पास अलग अलग टाइप के मेमोरी सिस्टम्स होते हैं। उसमें से एक है
डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी के 4 स्टेजेस होते हैं: एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड फॉरगेटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है वो इंफॉर्मेशन को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके कॉर्टेक्स में भेजी जाती है। दोस्तों, जितने डिटेल में ये एनकोडिंग का प्रोसेस शुरू के पलों में होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग उस एक्सपीरियंसेस की मेमोरी बन जाती है। आप अगर कुछ एक्सपीरियंसेस रिकॉल करना चाहते हो तो सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप वो अच्छे से कर सकते हो। सेकेंड टाइप की मेमोरी होती है जिसे कहते हैं कि वर्किंग मेमोरी, जो कि एक टेम्पररी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करती है। अगर हमने वो इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं की तो कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स, इन दोनों के बीच में होने वाले कन्वर्सेशन से बनती है। हमारा ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को पुराने एक्सपीरियंसेस से जोड़ के प्रेजेंट करता है, इसलिए कई बार हमें 2 अलग अलग एक्सपीरियंसेस एक ही टाइम पे रिकॉल होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिलायबल बनाने के लिए नई इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप और रिपीटेडली दिमाग में भरनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा रियल एग्जांपल्स देना लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट रूल इज सेंसरी इंटीग्रेशन, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस एट द सेम टाइम। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेंसेस के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं, जैसे कि टच, विजन, स्मेल, साउंड एक्सेट्रा। वो इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसलेट होती है और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती है। उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के टाइम पे ब्रेन डिसाइड करता है कि वो सिग्नल को कैसे कंबाइन करे और उसे पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ के प्रेजेंट करे। दोस्तों, इसीलिए 2 अलग अलग आदमी एक ही इंफॉर्मेशन को बहुत ही अलग अलग तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। यहाँ पे ट्विंस के ब्रेन को भी अगर देखा जाए तो रिकॉल की गई इंफॉर्मेशन अलग अलग एंगल से मिलेगी। हमारे सेंसेस एक साथ काम करने के लिए बने हैं। किसी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए जितने ज़्यादा सेंसेस काम करेंगे उतनी अच्छी तरीके से वो इंफॉर्मेशन याद रहेगी। तो ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताज़ा करते रहना चाहिए। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक स्मेल की पावर से बहुत सारी पुरानी यादें रिकॉल हो जाती है। ब्रेन रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। वी डू नॉट सी विथ आवर आईज, वी सी विथ आवर ब्रेन्स। दोस्तों, जो भी हम आंखों से देखते हैं उसे ब्रेन करेक्ट समझ लेता है। विजुअल इनपुट बाकी सेंसेस को सप्रेस कर देता है। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। What we see is only what our brain tells us to see and it's not 100% accurate। दोस्तों, हम ज़्यादा अच्छे से वही सीखते हैं और याद रखते हैं जो पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, ना कि ओरली जिसे हम सुनते हैं। रूल नंबर 10, स्टडी और लिसन म्यूजिक टू बूस्ट कॉग्निशन। क्या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है? 90% लोग इसका जवाब हाँ देंगे। म्यूजिक कैन इंड्यूस हार्मोनल चेंजेस। These changes results in alterations of mood। म्यूजिक से ब्रेन में डोपामाइन, कॉर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन हार्मोन से प्लेजर की फीलिंग, सोशल बॉन्डिंग, एंटी स्ट्रेस फीलिंग डेवलप होती है। दोस्तों, पुराने समय में म्यूजिक को एक मेडिसिन की तरह यूज किया गया है। म्यूजिकल ट्रेनिंग से इंटेलेक्चुअल वोकेबुलरी स्किल्स बूस्ट होती है। ये साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है कि मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। मेंस एंड वुमेन्स ब्रेन्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली एंड बायोकेमिकली। मेन एंड वुमेन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द एक्यूट स्ट्रेस। ब्रेन रूल नंबर 12, We are powerful and natural explorers. We can remain lifelong learners। दोस्तों, हमारा ब्रेन कभी रिटायर नहीं होता। हमारी सीखने की चाहत कभी भी कम नहीं होती अगर हम वो सीखना चाहे। प्रॉब्लम बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग मॉडल से सिलेबस डिजाइन किया जाए तो बच्चे जल्दी से इंफॉर्मेशन अडॉप्ट कर लेते हैं। अडल्ट आदमी के ब्रेन में भी छोटे बच्चों की तरह नए न्यूरॉन्स तैयार होते ही रहते हैं, इसलिए हमें नई चीजें जिंदगी भर सीखती रहनी पड़ेगी। ह्यूमन का ब्रेन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हम बहुत सवाल पूछते हैं और उनका जवाब जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपको सवाल या जवाब नहीं दे रहा तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।